इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की का। आज इसमें बात होगी उस फ्रेंडशिप की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच ये दोस्ती आखिर क्यों जरूरी है? अमेरिका मोदी में हुआ तो किसको भय हुआ? चीन पाकिस्तान को कितनी टेंशन हुई? अमेरिका में मोदी का नया फैन कौन बना? ये सब हम आपको बताएंगे और इसके लिए इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। इसके साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले आइए आपको ये बता देते हैं कि आज 1 बजे के अपने इस खास कार्यक्रम में कौन सी ऐसी 4 खबरें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। क्या पहलू है उन खबरों का, ये हम आपको समझाएंगे। तो आइए जल्दी से बताते हैं। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो है मोदी चले अमेरिका, पूरी दुनिया में डंका। इसके बाद जो दूसरा आज का टॉपिक है, जो दूसरी आज की महत्वपूर्ण खबर है, वो योग से जुड़ी हुई है। योग की कूटनीति डिकोड, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके अलावा 23 जून को क्या बड़ा होने वाला है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। इस पर अलग अलग पार्टियों के रिएक्शन आ रहे हैं, उसके क्या मायने हैं ये हम आपको बताएंगे। 23 को सबका अपना झंडा, अपना एजेंडा। इसके साथ ही साथ अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मिट्टी में खालिस्तानी किसकी प्लानिंग। एक एक करके जो खालिस्तानी समर्थक हैं, अगर वो गायब हो रहे हैं तो ये किसकी साजिश है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े खबर की जिस पर ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो पिछले 15 घंटों से अमेरिका में हैं। रात तकरीबन 10 बजे जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मोदी मोदी के नारे लगे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में इकट्ठा हुए, मोदी मोदी के नारे गूंजे, भारत माता की जय के नारे गूंजे। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल के अंदर घुसे तो बड़ी तादाद में वहां मुस्लिम समाज के लोग भी थे जो मोदी की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। मोदी को देखते ही ये लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र अशोक, एक मिनट देखना चाहेंगे। अशोक, एक मिनट देखना चाहेंगे। ग्रैंड वेलकम के बाद मोदी से मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया। ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क मोदी से मिले, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी मिले। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एलन मस्क के एक बयान की। मस्क ने खुद को मोदी का बड़ा फैन बता दिया। आप एलन मस्क का वो बयान सुनिए। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. I am a fan of Modi, so so I have to say. And obviously, India is great for solar. Hopefully, looking forward to bringing Starlink to India as well. So, you know, the Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages. Where, yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. देखिए, सिर्फ एलन मस्क ही मोदी के फैन नहीं हैं। दुनिया के मशहूर स्पेस साइंटिस्ट और राइटर नील डिग्रासे टाइसन ने मोदी से मुलाकात के बाद जो कहा उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नील डिग्रासे ने कहा कि मोदी के लिए आसमान भी सीमा नहीं है। Prime Minister Modi, for whom the sky is
not the limit. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as is Prime Minister Modi. All of the challenges we have in civilization, the solutions are going to come from innovations in science and technology and engineering and math. And it's very clear to me that he cares about all of this. So I was delighted to hear about future programs that he has in mind. The potential for what India can accomplish knows no limits. So I see a very bright future for India. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री से मिले हैं, उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा है, इसकी चर्चा देश में भी हो रही है। इस पे अलग अलग नैरेटिव चलाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके सही मायने क्या है, इसके पीछे की खबर क्या है और इस पर जो हो रही सियासत है उसे कैसे समझा जाए, आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो दो बड़े लोगों को आप सुन रहे थे, चाहे वो एलन मस्क की हम बात कर लें जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वो फैन हैं, इसका सीधा सीधा मतलब अगर आप भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? जो अभी तक अपने आप को लिबरल बताया करते थे, अगर वो मोदी के फैन हैं तो क्या उनकी भी राइट विंग में चर्चा होने लग जाएगी अब? देखिए प्राची, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि अमेरिका के दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री के मिलने को भारतीय संदर्भों में चर्चा हम अभी बंद कर दें, क्योंकि ये जो मसला है ये ग्लोबल पावर इक्वेशन का है। ये भारत की अंदरूनी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि 2024 में चुनाव हैं, राहुल गांधी जिस दिन मोदी जी पहुंचते हैं उसी दिन राहुल गांधी जी वहां से चल देते हैं। हालांकि उनका जो दौरा था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ पारिवारिक वो अपनी चीज़ों में गए हुए थे वहाँ। ये दौरा दुनिया में दो सबसे बड़े लोकतंत्र के किस तरह से अगले कुछ दशकों की रणनीति तय होनी है उसको तय करने जा रहा है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो हम कह रहे हैं कि दुनिया में जो अभी आने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से व्यवहार करेंगे और उनको तकनीक कैसे रोकेगी या आगे बढ़ाएगी, उस पर डेमोक्रेसी की चिंता बहुत बड़ी है, उसकी बात होने वाली है। जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि दुनिया में कुछ देश हैं जो कहते हैं कि हमारी जो डिक्टेटरशिप है ये वन पार्टी डेमोक्रेसी है, चाइना जैसी, उस पर बात होने वाली है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलन मस्क मिलते हैं, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे अगुआ कंपनी के प्रमुख हैं, आज तो वो ट्विटर के भी हेड हैं, उसको भी उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन वो उनका एक छोटा सा हिस्सा है। उनका बड़ा हिस्सा स्पेस एक्स और टेस्ला है। वो भारत में जिस तरह से अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, और यहां मैं एक बात इंगित करूंगा, टेस्ला पिछले 3 सालों से भारत में फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता था कि भारत सरकार उसको ढेर सारी सब्सिडी दे दे। जैसे पहले होता था कि अमेरिकन कंपनी आ रही है तो भैया उसके आगे पलक पावड़े बिछा दो, या इस देश में जो स्वतंत्रता के बाद था कि अंग्रेज आया तो उसके आगे बिछ जाओ। लेकिन भारत की सरकार ने न तो एप्पल को और न ही टेस्ला को कोई नाजायज उनकी मांग नहीं मानी है। और उसके बावजूद अगर एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं मोदी का फैन हूं, तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। और भारतीय राजनीति के लिहाज से कहें तो आज बहुत से लोग ये करेंगे कि भैया वो तो देखो जैक डोर्सी था, उसको हटा के आ गया, ये तो सब राइट विंग वाले ही हैं। जो आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब कुछ इसी तरह से आने वाला है। लेकिन ओवरऑल भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला दौरा है, और ये जो लोग मिल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई बहुत सारी दिलचस्प तस्वीरें भारत में भी शेयर की जा रही हैं। जो उनके समर्थक हैं वो ट्विटर पर कुछ और नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो कुछ और नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, इसे अब किस तरीके से भारत देखेगा? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, अभी तस्वीरें आपने भी देखी, मोदी मोदी के नारे लगे। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी मिलने के लिए पहुंचे, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगे। ये पल तो वाकई में गौरवान्वित करने वाला होगा। इसके अलावा बेशक आप जोड़िए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से, इसे जैसे कांग्रेस जोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी दौरा हो भारत के प्रधानमंत्री का, तो वो व्यक्तिगत न हो कि भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होता है। और भारत की जो महत्व लगातार दुनिया में बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से
ये दौरा उसी हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इसको ग्लोबल वैश्विक संदर्भ में देखना चाहिए। भारतीय डोमेस्टिक राजनीति तो जैसा भी हो वो अपने तरीके से होती रहेगी। चुनाव का वर्ष है तो विपक्ष आलोचना करेगा, सत्ता पक्ष तारीफ करेगा, लेकिन हम लोग एक तटस्थ विश्लेषक के रूप में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो तकनीकी तमाम सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के समझौते होने हैं, डिफेंस के जो बड़े बड़े समझौते होने हैं, रक्षा क्षेत्र में जो समझौते होने हैं जिनमें भारत को काफ़ी सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक मिलेगी, कई जो है तरह की जो स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह उस पर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैश्विक संतुलन इस समय शक्ति संतुलन है उसको भी ये दौरा प्रभावित करेगा। एक तरफ चीन की, रूस की, ईरान की जो एक धुरी बन रही है, तो ऐसे में ये तीनों देश ऐसे हैं जिनके लोकतंत्र को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। भारत और अमेरिका ये दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और इनके लोकतंत्र के प्रति कहीं दुनिया में कोई सवाल नहीं है किसी तरह का। तो मुझे लगता है एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण है, वैश्विक जो संतुलन है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभी नया मामला जो बिल्कुल ताज़ा सामने आया है, आतंकवाद का मुद्दा। जिस तरह से चीन ने रोका है, जो अभी जिसको क्या नाम है अभी, हाँ, उनको जो है उसको जिस तरह से भारत की कोशिश है कि वो वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए और चीन ने वीटो लगा कर रोका है, और जबकि सारा ऑडियो यूएन में पेश किया गया, तो मुझे लगता है शायद उस दिशा में भी ये महत्वपूर्ण होगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी लड़ाई को कैसे मजबूत करे और अमेरिका के साथ उसका जो सहयोग हो सकता है उसमें कैसे आगे बढ़े। जहाँ तक एयरपोर्ट पर जो भारतीय समुदाय के लोग आए, निश्चित रूप से उसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं, सारे भारतीय हैं। उनको हिंदू मुस्लिम के रूप में देखना ठीक नहीं है, उनको भारतीय के रूप में देखना चाहिए। और वो अगर मोदी जी के समर्थन में अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं तो ये खुशी की बात है, हर्ष की बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, इसलिए और ज़्यादा हर्ष बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए। भारतीय समुदाय के लिए भी ये गौरव की बात है जो अमेरिका में है या विश्व में है, और मैं तो इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसका भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए, इसकी चर्चा की शुरुआत हो भी गई है, चूंकि अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री के इस दौरे को निशाना भी बनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो ग्रैंड वेलकम हुआ है उस पर चर्चा कर लेना जरूरी है। प्रदीप जी, जब नील डिग्रेसी जैसा शख्स ये कहे कि आपके लिए आसमान भी अब लिमिट नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ किताब पढ़ते हुए मूवमेंट अभी आपने देखा, और स्वाभाविक ही वह अगर मुंह से निकल जाए तो इस पल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए प्राची, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। दुनिया जो है मल्टीपोलर हो रही है, और उसमें भारत की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। जिस तरह से अमेरिका स्वागत कर रहा है, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, पहली स्टेट विजिट है। हालांकि 6ठी बार गए हैं अमेरिका प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, पहली स्टेट विजिट है। भारत के सिर्फ 2 नेता स्टेट विजिट पर 75 साल में गए हैं, एक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में। डॉक्टर राधाकृष्णन 1963 में गए थे। एक और ऐतिहासिक घटना होने जा रही है कि कांग्रेस के अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को प्रधानमंत्री दूसरी बार संबोधित करेंगे, जो इससे पहले केवल नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल ने किया है। ये सौभाग्य इन 2 नेताओं के अलावा तीसरा जो नेता होगा मिलने जा रहा है वो नरेंद्र मोदी को। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका इस यात्रा को कितना महत्व दे रहा है। एक बात फिर सवाल ये है कि अमेरिका क्यों कर रहा है ऐसा? अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। ये जो अभी बात कर रहे थे विनोद जी, चीन, ईरान और रूस की एक्सिस की, उसके अलावा भी देखिए इजराइल हाथ से निकल रहा है अमेरिका के, सऊदी अरब निकल रहा है। सऊदी अरब अमेरिका विरोधी खेमे में धीरे धीरे खिसक रहा है। पिछले 15-20 सालों में कोई ऐसी अपनी नीति नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका मनवा पाया हो। अफगानिस्तान से उसको सारा साथ सामान छोड़कर भागना पड़ा। अब वो तैयारी कर रहा है ताइवान से भी शायद इसी तरह से हो सकता है भाग जाए, जो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस ताइवान के खिलाफ और कहें चीन के पक्ष में, जिस तरह से भी देखना चाहें। दूसरा, अमेरिका को और यूरोप को, सबको ये लग रहा है, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, कि चीन को अगर रोकना है तो भारत को साथ रखना ज़रूरी है। तो भारत का साथ, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आप याद कीजिए, सोवियत संघ से जब हमारे संबंध थे, सोवियत संघ से जब संबंध थे तो जवाहरलाल नेहरू जब जाते थे तो
आम जनता की ओर से स्वागत होता था, बड़ी लोकप्रियता थी उनकी। उसकी बड़ी वजह थी कि सोवियत संघ के जो नागरिक थे उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि अमेरिका के खिलाफ अगर हमें कभी संकट का सामना करना पड़ेगा तो भारत हमारा साथ देगा। आज स्थिति ये है कि अमेरिकी जनमानस के मन में ये बात है कि चीन के खिलाफ भारत सबसे बड़ा काउंटरवेट है, भारत हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है चीन के खिलाफ लड़ाई में, चीन को रोकने में। तो ये वैश्विक संदर्भ में जो है इसके बड़े मायने हैं। जो प्राची एक लाइन में जोड़ दूं, एक लाइन में बिल्कुल बिल्कुल। ये अमेरिका की जरूरत और भारत की ताकत, उसका प्रदर्शन है एक तरह से, आप मान के चलिए। बिल्कुल देखिए, और ये बातें अब भारत में भी होने लगी हैं, जिस लाइन का आपने जिक्र किया है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस कहते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूं। अब सवाल यह है कि जो डॉर्सी की रट लगा रहे थे वो अब क्या कहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा है कि व्हाइट हाउस में डिनर कोई फ्री में नहीं करा रहा है। भारत ने अमेरिका से 25,000 करोड़ रुपए की आर्म्स डील की है। कांग्रेस के कहने का मतलब यह है कि हम अमेरिका को पैसे दे रहे हैं, बदले में वो हमें बुला रहा है, डिनर करा रहा है। अब देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही है उसका जवाब दिया मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है। तो देखिए हर्षवर्धन जी, अभी जो चर्चा की शुरुआत हमने कही कि जाहिर सी बात है अमेरिका में जो हो रहा है उसका सीधा सीधा असर भारत में पड़ेगा, और जो विपक्षी दल हैं वो भी एक एक लाइन को पकड़कर जरूर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। ये जो बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही, क्या इसे इसी तरीके से देखा जाना चाहिए या इसे इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि भारत की अब वो हैसियत हो चुकी है कि अमेरिका जैसा देश हमें निमंत्रण कर रहा है, हमारी जरूरत है उसे? देखिए प्राची, अभी मतलब इस तरह के जब बयान आते हैं तो मैं कई बार बहुत प्रतिक्रिया देते हुए सोचता हूं कि क्या बोलूं कि जिसमें मर्यादा भी बची रहे और हमारी बात भी पहुंच जाए। अब आप सोचिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। क्या किसी देश की स्टेट विजिट पैसे देकर खरीदी जा सकती है? क्या कांग्रेस के 55-60 वर्षों के शासनकाल का अनुभव यही है? क्या जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जब जहां जाते थे तो वो खरीद के जाते थे कि भैया इतने का टिकट दे रहे हैं, जरा 3 दिन हमारा थोड़ा स्वागत कर देना? कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? क्या एकदम ही इन लोगों को लगता है कि अब जितने नीचे गिरकर टिप्पणी करेंगे उससे जनता का वोट मिल जाएगा 2024 में? और आप सोचिए कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो भारत ने अपनी किसी भी ट्रेड डील में यहां तक कि जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं उसमें हमने किसी को छूट नहीं दी है। दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, उसमें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही चीजें ठीक होती हैं। मैं एक और उदाहरण याद दिलाता हूं। आरसीईपी से लास्ट मिनट में भारत वापस आ गया। उसने कहा हम अपने देश के किसानों, हम अपने देश की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। तब लोगों को लग रहा था कि भारत आरसीईपी से बाहर आ गया, जबकि चाइना पुश कर रहा था कि आरसीईपी के जरिए जो प्रतिबंध लगाया है भारत ने उसको बाईपास कर जाए। भारत आज जिस तरह की रणनीति पर कारोबार करता है, जिस तरह की रणनीति पर समझौते करता है, जिस तरह की रणनीति पर आर्म्स एम्युनिशंस की डील्स कर रहा है, डिफेंस डील्स में पहली बार है कि विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम कोई डील कर ही नहीं रहे। और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया इंचार्ज इस तरह का ट्वीट करती है तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर इनको बताएं कि देश में राज करने वाले लोग कैसे राज करते हैं और उस राज का मतलब क्या है। और अगर सत्ता में आप नहीं हैं तो इस तरह से आप बातचीत करेंगे कि जैसे देश किसी और तरह से, जिसको बार बार कहा जाता है ना, ये लोग बनाना रिपब्लिक शायद समझते थे, अब देश लोकतंत्र से चल रहा है, तो इनकी पीड़ा बढ़ रही है। विनोद जी, एक और ट्वीट जो कांग्रेस की टाइमलाइन से बार बार देखने को मिल रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब अमेरिका विजिट हुआ करती थी उन तस्वीरों को कांग्रेस की तरफ से साझा किया जा रहा है। क्या आज के वक्त को इतने पीछे जाकर नेहरू के वक्त से कंपेयर करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि आप तो खुद पैरेलल खड़ा कर रहे हैं मोदी को नेहरू के बराबर में। देखिए, मुझे लगता है किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। नेहरू जी जब गए तब दुनिया का नक्शा, दुनिया का शक्ति संतुलन अलग तरह का था, और जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अब जो है दुनिया बाइपोलर हो गई है, मल्टीपोलर हो गई है, तो अब दूसरे तरह का है। नेहरू जी का दौरा अपने समय महत्वपूर्ण था, मोदी जी का अपने समय महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जो सुप्रिया श्रीनेत का जो ट्वीट है, देखिए विपक्ष को जो है
मतलब मुझे लगता है कि दिक्कत क्या है हमारे भारतीय विपक्ष की, कि कई बार जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के विरोध करते हैं। जब 1-2-3 न्यूक्लियर डील हो रही थी तो भारत की सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी मनमोहन सिंह की, और उसमें लेफ्ट और बीजेपी दोनों एक साथ थे पार्लियामेंट में वोटिंग के समय, जबकि कितनी महत्वपूर्ण डील थी वो। तो तत्कालीन विपक्ष ने भी वही किया था जो मौजूदा विपक्ष कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष को, चाहे वो तब का विपक्ष हो या आज का विपक्ष हो, इस मामले में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की जरूर तारीफ करूंगा। उन्होंने 1971 में खुल करके इंदिरा गांधी की तारीफ की थी और भारत का साथ दिया था। तो विपक्ष को इस भावना से काम करना चाहिए कि भारत का जो हित है, राष्ट्रीय हित है, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जाएं, चाहे मनमोहन सिंह डील करें, चाहे अटल जी करें, चाहे आगे आने वाला कोई प्रधानमंत्री करे, विपक्ष को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे कम से कम जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। ये मेरा आग्रह कांग्रेस पार्टी से भी है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको इस संदर्भ में ही देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के नेता हैं। तो अगर कोई अमेरिका के साथ डील होगी तो उसमें भारतीय हित उनके लिए सबसे पहले होंगे, पहली प्रायोरिटी होगी। और सही कहा है हर्षवर्धन जी ने कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में लेन देन होता है, कुछ कंसेशन हम देंगे, कुछ कंसेशन वो हमें देंगे, कुछ सौदा जब आर्म्स डील का होगा तो उसमें अत्याधुनिक हथियार भारतीय सेना को मिलेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो ये सारी चीज़ें बाद में इसकी मीमांसा करते रहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो समय अभी बहुत कुछ, अभी चुनाव भी आएगा तब आप उसको निकालिए। आज की संदर्भ में, आज के समय जो है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। कंपैरिजन भी हो रहा है, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया के इस दौरे पर नजर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका में है, इसी बीच चीन और पाकिस्तान की हरकतों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। यूएन में भारत ने 26/11 मुंबई अटैक का एक ऑडियो सुनाया है। ऑडियो में लश्कर तैयबा का आतंकी साजिद मीर की आवाज है, जो मुंबई हमले के लिए आए आतंकियों को कमांड दे रहा है और दहशत फैलाने की बात कर रहा है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसे चीन ने वीटो लगाकर रोक दिया था। इसी पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सबूत के तौर पर आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनवाया गया है। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो साजिद मीर का ये जो ऑडियो है, ये भारत की तरफ से सुनवाया गया है क्योंकि चाइना ने वीटो लगाया। प्रदीप जी, क्या इसे इसी तरीके से देखा जाए? कल से जैसे बयान चाइना के सामने आ रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना हुए, कभी इसे अमेरिका की एक चाल चाइना बताता है, कभी कहता है चाइना को पीछे धकेलने के लिए भारत को अमेरिका गले लगा रहा है, और फिर उसके बाद साजिद मीर पर वीटो का इस्तेमाल करना, क्या वाकई में बौखलाया हुआ है चाइना? नहीं, देखिए, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट से चीन बहुत परेशान है। चीन परेशान हुआ था तब भी जब क्वाड बना था और भारत उसमें शामिल हुआ था। तब से लेकर चीन की चिंता, चीन की परेशानी लगातार बढ़ रही है कि ये जो नेक्सस बन रहा है चीन के खिलाफ, उसको लगता है कि ये उसके लिए बड़ा खतरनाक है। अलग अलग देशों से अलग अलग स्तर पर निपटने में उसको लगता है कि हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर इस तरह का नेक्सस बनेगा तो आने वाले दिनों में इसकी संख्या, जैसे अब क्वाड के ही एक्सपेंशन की बात हो रही है और देशों को इसमें शामिल किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए मुश्किल और बढ़ेगी। उसकी जो महत्वाकांक्षा है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बने, अमेरिका की जो स्थिति थी उस तरह की स्थिति चीन की बने, वो उसके रास्ते में ये सब बाधाएं हैं। तो उसको लग रहा है, जो कल के बयान में आपने बताया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत का जो इस्तेमाल हमको रोकने के लिए हो रहा है, तो ये उसकी चिंता आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। इस तरह के बयानों से, इस तरह के कार्रवाई से, जब यूएन में किसी आतंकवादी का मामला आता है, पाकिस्तानी आतंकवादी का, तब तक चीन जो है पाकिस्तान का साथ देता है। तो मैसेज क्या है कि अगर पाकिस्तानी है आतंकवादी तो हम उसका बचाव करेंगे। तो मतलब आपको आतंकवाद से समस्या नहीं है, इसका मतलब आप आतंकवाद के समर्थक हैं। भाई, पाकिस्तान को भी कहने में दिक्कत होती है ये बात कि हम आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो अपना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम भी शिकार हैं आतंकवाद के। वो मामला अलग है कि भाई आप घर में सांप पालेंगे तो उसके बाद शिकायत करेंगे सांप ने काट लिया, तो कौन सुनेगा।
तो पाकिस्तान की स्थिति अलग है, लेकिन चीन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से बार बार आतंकवादियों का साथ देना, ये उसकी छवि, अपनी छवि के लिए खराब है। तो इसलिए, लेकिन एक बात मैं वो सुप्रिया सुनीत की जो ट्वीट है उस पर जरूर कहूंगा, निहायत ही घटिया ट्वीट है ये, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ ना हो, वही इस तरह की बात कर सकता है। नेहरू जी की फोटो दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। नेहरू जी भारत के ही प्रधानमंत्री थे, किसी और देश के तो नहीं थे। तो स्वागत उनका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हो रहा था, नरेंद्र मोदी का भी स्वागत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हो रहा है। तो इसमें कंपैरिजन की बात कहां से आ गई? तो कांग्रेस पार्टी के लिए हर चीज में गांधी परिवार को लाना जरूरी है कि देखिए ये अचीवमेंट जो है गांधी परिवार पहले कर चुका है। बड़ी अच्छी बात है भाई, देश के लिए किसी का भी अचीवमेंट हो वो तो देश के लिए अच्छा ही है। कौन कह रहा है कि नेहरू जी का स्वागत हुआ तो बुरा हुआ या नहीं होना चाहिए था? ये तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। उस समय जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टियों ने कि पैसा दे के नेहरू जी ने जो है ये स्वागत करवाया, उन्होंने करा दिया। तो इस तरह की बात करना बड़ी घटिया मानसिकता का सूचक है। आप विरोधी दल हैं, विरोध कीजिए, विरोध के 100 मुद्दे हैं जी, सरकार को घेरिए, उससे कोई नहीं रोकता। लेकिन ऐसे समय जब पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है प्रधानमंत्री की, उस समय आप इस तरह की टिप्पणी करें, ये फिर नहीं, विरोध अगर आप करें, मान लीजिए इस डील में कोई ऐसी बात हो जाए जो भारत के हितों को प्रतिकूल हो और ऐसी चीज सामने आए, तब आप विरोध करें। अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बातचीत विरोध वाली बात पर विरोध होना चाहिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।